नमस्कार दोस्तों, दमदार क्लास में मैं नीरज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज ये चल रही है, तो देखते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सीरीज में क्या क्या है साथियों। ठीक है, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो हमें इस छोटे से प्रयास के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। चलता है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषाई जटिलता को बढ़ाता है। बी, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो बात करते हैं अपन कि एक से अधिक जब द्विभाषिक या बहुभाषिक कक्षा होगी तो वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगी, ना तो किसी में बाधा पैदा। क्यों? क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषाओं के होंगे, तो एक बच्चा दूसरे की भाषा सीखेगा, दूसरे का बच्चा इसकी भाषा सीखेगा, मतलब अलग अलग भाषाओं के बच्चा एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। तो आंसर होगा अपना, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? सी इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या क्या रहा है देखते हैं थोड़ा। चलो, क्वेश्चन नंबर 32 ये है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, भाषा सिखाते समय अगर आप भाषा सिखाना चाहते हो तो क्या, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि वे देख नहीं पाएंगे तो कम से कम सुन के तो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, तो रचनाओं को किस प्रकार का स्थान दिया जाना है? विदेशी साहित्य की रचनाएं होनी चाहिए कि ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उन जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, तीसरा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हैं। चौथा है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों अपन कि ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी, क्योंकि बच्चा परिवेश से जल्दी सीख जाता है। अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र के उदाहरण से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। और अगर टेक्निकल अपन लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब तकनीकी भाषा का उपयोग करेंगे या किताबी भाषा का उपयोग करेंगे जो लिखी जाती हैं, ज़्यादातर पहले लिखी जाती थी, अब तो खैर मतलब परिवेशीय भाषा से जोड़ कर सिखाने लगे हैं। तो इसमें क्या होगा, परिवेश से जुड़कर अगर अपन लिखेंगे, रचनाओं का उपयोग करेंगे या सिखाएंगे तो अच्छा बेहतर होगा। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, ऐसी रचनाओं को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर कौन है साथियों? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया आपका 34। 34 क्वेश्चन क्या क्या रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 34 क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन सबसे उचित तरीका है? भाषिक क्षमता के आकलन में सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। बी, संज्ञा की परिभाषा का पूरा कीजिए। सी, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। डी, संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। तो साथियों बात करें, एनसीईआरटी ने हमेशा कहा है कि बच्चों को परिवेशीय वातावरण से जोड़कर पढ़ाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा उसने बिल्कुल नेगेटिव सेंस कहा है एनसीईआरटी 2005 ने, तो परिभाषा बिल्कुल गलत है। तो परिभाषा दो ऑप्शन में लिखिए, बीसी में तो गलत है। संज्ञा शब्दों के दो दो उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो बादल, आसमान, चिड़िया, ये क्या है? हमारे परिवेश है। ये सब क्या है? हमारा परिवेश के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे कम पूछ रहा है ना कि सबसे ज़्यादा। सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है?
तो पहला है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, दूसरा है अपने अनुभवों का वर्णन, तीसरा है बातचीत करना, चौथा संवाद अदायगी। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो बातचीत करना तो अच्छा होता है, जिससे बच्चे सीखते हैं। संवाद अदायगी अपनी बात दूसरे से कहना, कोई संवाद का अदायगी करना, कोई नाटक करना, ये भी अच्छा होता है। अब व्याकरण पर आधारित, अगर आप व्याकरण पर आधारित सिखाओगे तो मौखिक अभिव्यक्ति कैसी होगी? क्या व्याकरण में बोलेगा वो उसी तरीका से बोलना सीख जाएगा क्या? अच्छा, नहीं सीख पाएगा। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि सबसे कम चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। चलो तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न, सॉरी ऑप्शन है ये, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो साथियों ये बात करते हैं तो इसका नहीं वाला पूछेगा, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये सभी आंसर थे जो पहले क्वेश्चन नंबर 36 बता दिया है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि कंठस्थ मतलब होता है रटना, और व्याकरण के नियम रटने से कुछ होने वाला नहीं है। चलो तो यहाँ पर आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 आ गया साथियों, ये अपना देखिए पर क्या बोल रहा है। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा जब अपन सीखते हैं तो कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखते हैं, भाषा के व्याकरण नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी भाषा की पाठ्यपुस्तक, डी समृद्ध भाषिक वातावरण। जब अपन को समृद्ध भाषिक वातावरण मिलेगा तो भाषा अपन अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि उसने कहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो इनमें से बहुत से हैं, पर सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? समृद्ध भाषिक वातावरण। अच्छा वातावरण मिलेगा भाषा से तो भाषा जल्दी सीख जाएगा बच्चा। तो आंसर कौन सा है अपना? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा का मूल्यांकन, ठीक है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? जब हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हो तो किसको महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता और व्याकरण नियम। तो आप किसको देखो? सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 39 आ चुका है। ठीक है, चलिए क्या है 39 का थोड़ा ऐसे बड़ा है। चलिए आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन ये है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा सबसे कम पर विशेष ध्यान करना है आपको। तो एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य को, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता को, डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम देना है। तो देखो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य करेंगे तो बिल्कुल बहुभाषिकता बढ़ेगी, सी भी बहुभाषिकता से संबंधित है और डी भी है। तो यहाँ पर आंसर है बी, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सामग्री से कक्षा में बहुभाषिकता से कुछ लेना देना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। चलिए साथी, ये आ गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण, देखो ध्यान दीजिए, सबसे कम महत्वपूर्ण है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य और भाषा की विभिन्न छटाएं। देखो
विभिन्न प्रकार के अभ्यास भी होने चाहिए, पहला सही है। विषय वस्तु में भी विभिन्नता होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हर एक टॉपिक होना चाहिए, जो नहीं कि एक ही टॉपिक के पूरे पाठ हों, अलग अलग टॉपिक भी होना चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएँ होनी चाहिए, ठीक है। पर पाठों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी कि पाठों की संख्या 10 हो, कि 3 हो, कि 5 हो, कि 8 हो, तो ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। तो आंसर क्या है इसका? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 41, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार आ चुका है। बहुभाषिकता, ठीक है, भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो दोस्तों बाधा, बहुभाषिकता होता क्या है पहले समझें। तो बहुभाषिकता होती है जहाँ पर वह कक्षा या वह वातावरण जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भाषाओं के छात्र एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, उसी को अपन बहुभाषिकता कहते हैं। तो बहुभाषिकता भाषा समृद्धि को खतरे में कभी नहीं डालती है, भाषा सीखने में कभी बाधा उत्पन्न भी नहीं करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के भाषा के बालक होंगे, अलग अलग भाषा जानने वाले बालक होंगे, तो भाषा सीखने में बहुत आनंद आएगा और बच्चे जल्दी भाषा सीख जाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं भाषा सीखने में एक संसाधन का काम करती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है वो इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आ गया 42, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती, ही मतलब निपात, अव्यय का एक प्रकार है निपात, वहाँ पर ही का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। अब देखो भाषा, अब अपन कैसे छाटेंगे कि इसमें सही आंसर कौन सा है, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा, देखो भाषा विद्यालय में ही, अगर बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा तो क्या भाषा नहीं सीखेगा। बच्चा विद्यालय से पहले रहता है परिवेश में और अपने परिवार में, वहाँ पर भी भाषा सीख जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम से भाषा को अपन सीखते हैं विद्यालय, ठीक है, अर्जन करते हैं और सीखते भी हैं। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुसरण करते, सदैव नहीं करते हैं, ठीक है, करते तो हैं, नियमों की जानकारी से ही निकलती है, अगर नियम की जानकारी ना हो तो क्या भाषा नहीं निकलेगी। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए यहाँ पर। 43 क्या बोल रहा है, आ गया, चलो थोड़ा सा जूम कर दो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं साथियों, कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होता है, पहले अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी श्रेष्ठ होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, कोरी श्रेष्ठ बच्चा नहीं होता है, दूसरा आंसर गलत है। तीसरा आंसर क्या करते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। अगर जो होता है समर्थ होते हैं तो अपन सोचते कुछ, पर समर्थ नहीं होते हैं, तो तीसरा भी आंसर गलत। आंसर चौथे, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार, अधिकार तो रखते हैं पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं, तो चौथा भी गलत। तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तो ये इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं अर्जन में मातृभाषा में बनती हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यहाँ पर अधिगम की जगह अर्जन होगा, ठीक है, और अगर अधिगम है तो और नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है साथी। तो यहाँ पर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी बात सही है। अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है और अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता तथा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये भी बात अपनी सही है। तो जो ऑप्शन बी था वो अधिगम की जगह अर्जन था, तो बी इज द, यहाँ पर जो ऑप्शन है बी
देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है बी, यहाँ पर अभी आपको मिलेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन है जो ए वाला इज द राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिगम ना होके क्या होता, अर्जन था, क्योंकि अधिगम जरूर प्रयासपूर्ण होता है। वैसे इस क्वेश्चन के आधार पर ये चारों ऑप्शन सही हैं, पर यहाँ पर अधिगम की जगह क्या होता, भाषा अधिगम प्रयास से ही होता है और अर्जन सौ है। तो यहाँ पर आप अधिगम की जगह क्या लिखते हुए, अर्जन, क्या लिखते, अर्जन होता, क्या होता साथियों, अर्जन होता है। ठीक है, अधिगम की जगह क्या होता है दोस्तों, अर्जन होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन कैसा होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए यहाँ पर, ये रहा 45 वाला। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ से कंप्लीट दिखाई देगा आपको, और ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 45 ए रहा। तो मंदरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदरा, मंदरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। बी, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। सी, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करती है। ठीक है, करना जानती है। तो यहाँ पर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब आ गया साथियों अपना, ये क्या आ गया अपना, पद एक तरीका से। ठीक है, तो कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, समुचित विकल्प चुनकर। तो हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, और हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो साथियों यहाँ पर अपन ने एक पद को पढ़ा है दोस्तों, तो उस पद के कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधे से घरा जीवन, मतलब पेड़ पौधे आसपास में, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हरा भरा जीवन से मतलब है कवि का कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान और पेड़ों की हवा। तो यहाँ पर एक चीज़ कोई नहीं लाई थी, सभी बाहर लाई थी, समस्त प्राकृतिक उपादान, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा जूम कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। चलो ठीक, तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, वृंद लताओं को, हरा भरा को, किसी प्राकृतिक सुंदरता उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को, कि डी पौधे व डालियों को। तो यहाँ पर किसी एक को ना कहकर प्राकृतिक सुंदरता में सभी आते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49। क्या है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है। बी, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। सी, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, और डी,
चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है कि पर्यावरण संरक्षण से ही अपनी जो जीवन संभव है। ठीक है, इसके बारे में कभी बताना चाहता है तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लें। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कभी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपन ना यहाँ पर? अच्छा, आगे चलते हैं, देख ए है इसके ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। चलो, तो व्यक्ति और संसार डॉट 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 दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोनों का अस्तित्व, बिल्कुल साथियों, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्या पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये गलत है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, नहीं हो सकता है। संसार का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो किसका संसार, और जब संसार में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कौन से व्यक्ति रहेंगे? कोई नहीं। तो पहला इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अनुपम से अभिप्राय, अनुपम का अभिप्राय मतलब है क्या अर्थ है? तो सुखद, आनंदमय, सुखद या आनंदमय या मनोहारी या जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम, पहले समझे, अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस साथियों ये आ गया गद्यांश अपना, क्या आ गया? पूरा गद्यांश। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो वो वाला भी दिखेगा। ठीक है, देखने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते चलेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम ले रहे हैं। चलो, इतने जूम में तो आपको दिख रहा होगा सभी को। ओके, तो क्वेश्चन ये गद्यांश क्या कह रहा है कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। किसके हल? समस्याओं के हल। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। भारत में कितने तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई? 3 तरह की। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ठीक बात है। ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, ठीक बात। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। इस गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया। मतलब जो बच्चे स्कूली नहीं हैं उन्होंने मौखिक गणना का बहुत कम प्रयोग किया। ठीक है, किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, मतलब माना कि उन जो दुकानदार थे उनकी स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ठीक है, इनसे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। अगर बच्चे दुकानदारी से जुड़े हैं तो हिसाब लगाने में गलतियां नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। ये बात सही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा मतलब डेली की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों को जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की क्षमताएं या दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। मतलब जो परिवेश ज्ञान को बढ़ाता भी है वही परिवेश क्या है? ज्ञान को सीमित भी कर देता है। तो चलते हैं दोस्तों अब इस गद्य के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? समस्याओं का हल खोजते हैं अपन तो आधारित कौन से विषय से खोजते हैं? सामाजिक विज्ञान से, गणित से, भाषा से, दुकानदारी से। तो किससे खोजते हैं समस्या का समाधान? गणित से। तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, चलो 53 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया?
किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते थे। बी ऑप्शन, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते थे और ना ही स्कूल जाते थे। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते थे या जो दुकानदारी करते थे। तो मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग कौन ने किया? जो दुकानदारी करते थे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गद्य को पढ़कर आप इसके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बी, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। सी, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। डी, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी गलत है, सी भी गलत है कि बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, पर अनुच्छेद के आधार पर। बात को समझो, अनुच्छेद में कहा उसी के आधार पर। अपने मन से तो सी भी सही है, पर अनुच्छेद के आधार पर ये सबसे सही है। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है? ए इज द राइट आंसर है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने पर गलतियां नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। ऐसा नहीं है, ए इसका नहीं हो सकता। चलते हैं इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। ये आ गया इसके क्वेश्चन। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। ये अपन ने अनुच्छेद में पढ़ कर आया। उनके माता पिता से डर पड़ेगी, वे जन्म से ही दक्ष होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उनकी गलती का असर कहाँ पड़ता है? उनके काम पर पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है या अच्छा होता है। साथियों, जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है? अक्सर खराब होता है, संतोषजनक नहीं होता है। क्योंकि काम नहीं आती तो हमें उतना अभ्यास नहीं रहता उनको करने के लिए, तो वो ज़्यादातर खराब ही हो जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पर। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, ये आ गया 57 वाला। चलिए, ठीक। 57 क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद के आधार पर, किसके आधार पर? अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। देखो, अनुच्छेद आधार पर सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश हमने कहा था सीमित भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ये बोला है। 58 क्वेश्चन क्या है? एक क्या कह रहा है? एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। तो देखो, सांस्कृतिक, संस्कृति प्लस एक बराबर सांस्कृतिक। सीमित नहीं होगा, चूंकि नहीं होगा और संकुचित नहीं होगा। तो ये इज द राइट आंसर। कुछ ग्रामर से भी ले ली जाती हैं, आपको सभी कराया जाएगा, ग्रामर और पेडागोजी। मनगढ़ंत का अर्थ है। मनगढ़ंत का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पर देखते हैं मनगढ़ंत का क्या अर्थ है। मनगढ़ंत का अर्थ, मनगढ़ंत का अर्थ है कठिन गणित, मन गणंत गणित, मन पसंद गणित या मन ही मन हिसाब लगाना। तो बोलते हैं अपन मनगढ़ंत क्या कर रहे हो? तो मन ही मन हिसाब लगाना मनगढ़ंत का अर्थ होता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60, आज की जंग। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखो दोस्तों, संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए आप। दुकान संभालते हैं, बी हिसाब लगाते हैं, सी स्कूल जाते हैं, डी अध्ययन किया गया। बताइए संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण? तो दोस्तों, संयुक्त क्रिया का यहाँ पर उदाहरण जो है वो आपको अलग ही दिखा रहा होगा। डी अध्ययन किया गया, किया गया यहाँ पर आ गया है, तो ये संयुक्त क्रिया है। बाकी सभी एक ही क्रिया, कोई क्रिया जॉइंट नहीं हो रही है। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आज अपन ने दोस्तों हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए साथियों। अगर हमारा ये वीडियो और हमारी ये मेहनत आपको पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर बनता है साथियों। ठीक है, और डेली ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस पूरी जान लगा के आप पढ़ते रहो
और मैं पूरी जान लगा के आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।